गरीब बहू का मिट्टी का बेड, कूलर और रसोई का सामान। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? धोखा कैसे देना? अरे प्यार तो हो जाता है, जरूरी नहीं जिंदगी में हर किसी को प्यार एक बार हो। पहले मुझे तुमसे हुआ और अब अलीशा से, और मैं कौन सा तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ? तुम और अलीशा बहनों की तरह एक ही घर में रहना। शर्म कर, 6 साल की बेटी है, ऊपर से तेरी पत्नी गर्भवती भी है। ऐसी हालत में उसका ख्याल रखने की बजाय तो उसकी सौतन ले आया। बेबी, ये लोग कितने चिक चिक करते हैं, मुझे तो हेडेक हो रहा है। क्या जादू किया है तूने मेरे पति पर? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अलीशा को चुड़ैल बोले? निकल जा मेरे घर से। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बहू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी अपनी बहू के साथ जा रही हूँ। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके और भाभी के बिना नहीं रह सकता। आप सब लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आती है आज आपको अपना भैया कहते हुए। हाँ जाओ, निकलो यहाँ से। 4 दिन जब भूखे भटकोगे ना तो अपने आप लाइन पर आ जाओगे और घर आकर मुझसे माफी मांगोगे। सभी लोग शोभा के साथ घर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। 5 महीने की गर्भवती शोभा अपने पति के धोखे को सहन नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, क्या कसूर था मेरा? मैंने तो एक अच्छी पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए, तो क्यों इन्होंने मुझे ये धोखा दिया? जो जैसा करता है वैसा भरता है। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल उसे जरूर ठोकर लगेगी। आप लोग वापस चले जाइए, मैं पिंकी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे अलावा। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है और भला ऐसी हालत में एक माँ बेटी को जाने कैसे दे सकती है? आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। आपका परिवार आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मनीषा के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिनसे वो छोटा सा एक कमरे का किराए का घर ले लेती है और बाकी बचे पैसों से थोड़ा बहुत सामान और राशन ले लेती है। विनीत फैक्ट्री में काम के लिए जाता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र होने की वजह से विनीत को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पाती। रोमा का भी कुछ ऐसा ही हाल था और मनीषा के बुढ़ापे की वजह से उसे अपने घर में कोई झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रखता। मैं लोगों से कहती रह गई कि मैं घर के सारे काम कर दूंगी, कोई शिकायत नहीं दूंगी, लेकिन मेरी उम्र को देखकर उन्होंने मुझे काम पर नहीं रखा। हमारा भी यही हाल है। सब कह रहे हैं जब 18 साल के हो जाओगे तो आना। आप लोग परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं काम ढूंढ लूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पेट से है और ऐसी हालत में भला काम कैसे करेगी? यहाँ पास में ही एक छोटा सा ढाबा है, मैं वहाँ जाकर काम पता करती हूँ। मनीषा के घर के पास ही एक छोटा सा ढाबा था जहां पर मनीषा को आखिरकार साफ सफाई और झूठे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। दिन के जो भी पैसे मनीषा को मिलते हैं वो उसी से ही अपने पूरे परिवार का गुजारा चला रही थी। समय गुजरता है और गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। क्या हुआ शोभा बहू, पेट में दर्द हो रहा है क्या? कमर में काफी दर्द हो रहा है, जमीन चुभ रही है बहुत ज्यादा। आप एक काम करिए, ये चादर बिछा दीजिए। इससे क्या होगा? जमीन देख रही हो, ऊबड़ खाबड़ सी है। बेचारी मेरी बहू जिस हालत में उसे मुलायम गद्दे के बिस्तर पर सोना चाहिए था, उस हालत में ये आज हमारी वजह से जमीन पर सो रही है। माँ जी, जो भी कुछ हुआ है उसमें आप लोगों का कोई भी कसूर नहीं था। टूटी फूटी और थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से गर्भवती शोभा को जमीन पर सोने में काफी दिक्कत आती थी। जैसे तैसे करके शोभा रात गुजारती है। जहां एक तरफ शोभा सोने से परेशान थी तो वहीं गर्मी में भी शोभा का हाल काफी बुरा हो गया था। माँ जी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। 2 बार हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ, लेकिन ये पसीना आना तो रुक ही नहीं रहा है। मैं भी तो तुझे कब से हाथ वाला पंखा कर रही हूँ। गर्मी का मौसम है, ऊपर से तो पेट से भी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि तेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, जितना हो सके उतना ठंडक में रहकर आराम करना चाहिए। मेरा जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी होने वाली है। गर्मी से शोभा परेशान होते हुए एकदम से उल्टी कर देती है। पैसों की कमी से चलते मनीषा अपनी बहू के लिए एक टेबल फैन भी नहीं ला पा रही थी, जिसका उसे काफी अफसोस था। थोड़ा जल्दी खाना, कितने आराम आराम से खाना खा रहा है, मुझे भी भूख लग रही है। मैंने अभी एक रोटी भी नहीं खाई है, कम से कम मुझे चैन से रोटी तो खाने दे। बस भी करो तुम दोनों, पिंकी से कुछ सीखो। तुमसे इतनी छोटी है लेकिन कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही है। माँ जी, इसमें उनकी भी क्या गलती है? गिनती के रसोई में हमारे 4-5 बर्तन ही तो हैं। 2 में खाना बनता है और 1-2 में हम सबको खाना पड़ता है।
ये लो रोमा, तुम इस कढ़ाई में ही खा लो। शोभा और उसके परिवार की जिंदगी में रसोई के बर्तन गर्मी से परेशान, यहाँ तक कि खाने पीने और सोने को लेकर हर छोटी बड़ी चीज की परेशानी थी। और आज तो गर्मी से शोभा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बैठे बैठे ही बेहोश होने लगती है। उठो माँ, दादी जल्दी से इधर आइए, देखिए ना माँ को क्या हो गया। मनीषा और रोमा पानी के छींटे डालकर शोभा को होश में लाते हैं। चक्कर आना या शरीर दर्द होना शोभा के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा रहता था। हर रोज की तरह शोभा हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रही थी कि तभी हाथों में थोड़े से फल लिए शोभा के पड़ोस में रहने वाली एक गायत्री उसके घर आती है। शोभा कैसी हो तुम? आंटी जी बता रही थी कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, टाइम से खा लेना इन्हें। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी, चुपचाप से खा लो। वैसे तुम्हें पता है कल मैं अपने हस्बैंड के साथ एक म्यूजियम गई थी, उस म्यूजियम में सारी चीज मिट्टी की बनी हुई थी। रुको मैं तुम्हें फोटोज दिखाती हूँ। गायत्री अपने फोन में शोभा को म्यूजियम की फोटो दिखाने लगती है जिसमें हर एक चीज मिट्टी की बनी हुई थी। इस म्यूजियम में जो पुराने जमाने के बर्तन हैं वो भी मिट्टी के हैं और जो सोने के लिए बिस्तर हैं वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, पुराने जमाने में लोग मिट्टी के ही ज्यादातर चीजें बनाते थे। देखने में कितना सुंदर है ना। मिट्टी के बिस्तर और बर्तन शोभा के दिमाग में चलने लगते हैं और जब मनीषा शाम को घर आती है तो शोभा उसे सारी बात बताती है। आप तो जानती हैं कि मैं कुम्हार परिवार से हूँ, मुझे मिट्टी की चीजें तो बनानी आती हैं। क्यों ना मैं भी घर के लिए मिट्टी के बर्तन और एक बिस्तर बना लूं। लेकिन बहू तू तो पेट से है, ऐसी हालत में तू ये सब कैसे करेगी? विनीत है ना मेरी मदद करने के लिए। शोभा विनीत रोमा को भी सारी बात बताती है, जिसके बाद विनीत और रोमा आसपास की जगह सारी मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं। तो वहीं शोभा अपने बेटे के साथ मिलकर उस मिट्टी में पानी मिलाती है। आप सच में मिट्टी से बेड बनाओगी? वो टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा बेटा, तुम बस देखती जाओ। शोभा मिट्टी की मदद से सबसे पहले मिट्टी के 2 से 3 बड़े बड़े बिस्तर बनाती है और उन्हें सूखने के लिए छोड़ देती है। और अब मिट्टी के प्लेट, गिलास, कटोरी, चम्मच और हांडी बनाते हैं और उन्हें भी सूखने के लिए आंगन में धूप में छोड़ देते हैं। 2 दिन के सारे बर्तन सूख जाते हैं। तो अब वही मिट्टी का बिस्तर भी अच्छे से सूख चुका था और अब सब उस मिट्टी के बिस्तर पर आराम से बैठ जाते हैं। अरे वाह भाभी, हम तो इस पर आराम से बैठ पा रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहा। ये अच्छे से सूख गया है, अब इस पर बैठो या लेटो, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ये। शोभा अपने बनाए हुए उन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है और अब सब एक साथ अपनी अलग अलग प्लेट में बैठकर खाना खाते हैं। फिल्मों में देखा है लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हुए। ये मिट्टी के बर्तन तो बिल्कुल गांव के खाने जैसी वाइब दे रहे हैं। आज भी कई सारे गांव में सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया और खाया जाता है। मिट्टी के बिस्तर और रसोई के सामान को बनाकर शोभा की आधे से ज्यादा परेशानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन शोभा अभी भी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी। शोभा के घर के बाहर से एक कबाड़ी वाला पुराना कूलर लेकर जा रहा था कि तभी शोभा उसे रोक उससे कूलर का दाम पूछती है। पुराना है लेकिन चलता अच्छे से है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 600 रुपए। 600? लेकिन मेरे पास से 300 रुपए हैं। सोचा था पुराना ही कूलर चला लूंगी, लेकिन लगता है इस गर्मी में ठंडी हवा नसीब में ही नहीं है। आपने मिट्टी से बिस्तर और इतने सारे बर्तन बना दिए, तो क्यों ना मिट्टी का कूलर बना दो? पिंकी की मजाक में कही हुई बात शोभा सीरियस ले जाती है और अब वो गीली मिट्टी और रेत कंकड़ की मदद से अपने देवर के साथ एक कूलर की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है और अपने देवर से पुरानी मोटर फिट करवा देती है। और अब ये मिट्टी का कूलर किसी असली कूलर की तरह चलने लगता है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, पहले रसोई का सामान और अब कूलर, आपने तो कमाल कर दिया। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। चलो कम से कम अब मुझे गर्मी से थोड़ा छुटकारा तो मिला। एक तरफ शोभा की जिंदगी में अब धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही थी, तो वहीं शोभा के पति विनोद की गर्लफ्रेंड अलीशा रात घर का सारा कीमती सामान और पैसा लेकर भाग जाती है। इसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपने परिवार को ढूंढता हुआ विनोद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और अब उस सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। आपने सही कहा था, मुझे एक दिन जरूर पछतावा होगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और वापस आ जाइए। ऐसे कैसे माफ कर दूं? ये गलती आपसे अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर हुई है। मैं बहक गया था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। शोभा बहू, गलती इंसान से ही होती है और जब से इसे अपनी गलती पर पछतावा है तो इसे माफ कर दे। हाँ भाभी, भैया को माफ कर दीजिए, हम सब वापस पहले की तरह एक साथ हंसी खुशी रहेंगे।
विनोद की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख शोभा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सब पहले की तरह हंसी खुशी रहते हैं। आओ आओ घर की लक्ष्मी, अंदर आओ और यहाँ अपने मेहंदी के छाप इस दीवार पर लगा दो। ये हाथ पर थोड़ी मेहंदी लगा लो। माँ जी ये सब क्या है? मैंने हाथों पर इतनी महंगी डिजाइनर मेहंदी लगवाई है और आप इस पर और मेहंदी लगवाकर मेरे हाथ का डिजाइन खराब करवाना चाहती हैं। देख नहीं रही हैं आप मुझे कितना पसीना आ रहा है? नताशा दीदी, एक रस्म होती है और इसमें हाथ की मेहंदी खराब नहीं होगी। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ये वाली मेहंदी का घोल रखकर दीवार पर छाप लगानी है। घर में घुसी नहीं हो और आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लग गई। भूलो मत तुम गरीब घर से आई हो और मैं अमीर घर से। एक तो इतना भारी लहंगा है, गर्मी में हाल बुरा हुआ जा रहा है और यहाँ तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। नताशा काम डाउन ना, जितनी देर में तुमने ये सब बोला उतने में तो काम हो जाता, कर लो। फाइन। ये कहकर नताशा मेहंदी का छाप दीवार पर लगा देती है और फिर गरीब बहू भी लगा देती है। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है माँ जी, मैं आप सबके लिए कोई गर्मी का शरबत बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की कल पहली रसोई है, इसलिए तभी रसोई को हाथ लगाना। और हाँ, दोनों समय से 6 बजे उठ जाना, मंदिर का भोग भी निकालना है। अरे बहू, घर में शादी की बची हुई कोल्ड ड्रिंक रखी है, वही तुम सबको दे दो। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है पापा जी। दोनों अपने कमरे में जाकर मेहंदी का हाथ साफ करती हैं और गरीब बहू सबको कमरे में जाकर कोल्ड ड्रिंक देती है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह कविता बहू उठ जाती है और उठकर घर की सफाई करती है, फिर नहा धोकर सास के पैर छूती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू खर्राटे मारकर सो रही थी। सास से उठाने के लिए दरवाजे पर खटखटाने लगती है। नताशा बहू उठ जाओ, 7 बजने वाले हैं। तुम्हें लेट हो जाएगा पहली रसोई का खाना बनाने में। अरे क्या है, ठीक से सोने भी नहीं देती। पहली रसोई, कल से दिमाग खराब कर दिया है। आता जाता है नहीं मुझे कुछ बनाने को। फिर भी आई माँ जी, बस थोड़ी देर दीजिए। नताशा तैयार होकर स्लीवलेस ब्लाउज में आती है। दोनों बहू रसोई में होती हैं। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए। 1 मिनट माँ जी, ये गरीब घर की देवरानी मेरे साथ इस मॉड्यूलर किचन में रहकर तो पहली रसोई का खाना नहीं बनाएगी। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। और माँ जी जल्दी फैसला लीजिए, गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल है। ठीक है बड़ी बहू, खाने में कुछ मीठा, पनीर टिक्का, छोले पूरी, गर्मियों वाला अच्छा सा शरबत बना लेना। और छोटी बहू तू, तेरा खाने पीने का सामान इसमें है, इसमें से तुझे 4-5 चीज बनानी और गर्मी का शरबत भी। और इस रसोई में नहीं, बाहर चूल्हे पर बैठकर तुझे खाना बनाना है। और मेरे घर में चूल्हा भी नहीं बना हुआ है, तेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट खाना बनाना शुरू कर। लेकिन माँ जी मैं बाहर इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाऊंगी? आप जानती हैं बाहर कितनी तेज धूप है। जब घर में इतनी गर्मी लग रही है तो, और इसमें तो सिर्फ आटा, चावल, गुड़, चना, कुछ नाम के मसाले और कद्दू है, इससे कैसे खाना बनेगा माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती, ये समझ ले ये तेरी अग्नि परीक्षा है। जा जाकर अब पहले रसोई का खाना बना। जी माँ जी, परफेक्ट। फिर नताशा अपने मॉडर्न किचन में खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी कविता 8 ईंटें और मिट्टी इकट्ठा करके 2 चूल्हे बनाती है। उसके बाद वो लकड़ियों का इंतजाम करती है, जिसे उसके हाथ में कांटा भी चुभ जाता है। मेरा हाथ, इसे भी अभी चुभना था। एक तो इतनी गर्मी लग रही, ऊपर से सारी लकड़ी इकट्ठा करके मुझे ले जाना है। समझ नहीं आ रहा मीठा क्या बनाऊं। चीनी भी नहीं है, वो तो गुड़ से बना दूंगी। पर हलवा, आइडिया, मैं कद्दू की सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा कद्दू का हलवा भी बना दूंगी और उसका रायता भी, और चने से सत्तू बना दूंगी। ये कहकर कविता पसीने में भीगती हुई सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ले जाती है और फिर एक चूल्हे पर पूरी बनाना, दूसरे पर कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करती है। बीच में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं तो वो दोबारा धूप में जाकर लकड़ियां काट के लेकर आती है। हे भगवान, ये चूल्हे की भभक तो बहुत तेज लग रही है और पूरी बनाने में हाथ जल रहा है। ऊपर से कांच की चूड़ी भी बहुत तेज गर्म होकर कलाई में लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू किचन में गाना सुनते सुनते काम करती है, जिससे उसका खाने पर ध्यान नहीं होता। पूरी कचौरियों को जला देती है और सब्जी काटकर जो खाना बना रही होती है उससे किचन को गंदा भी कर देती है। उफ, ये बनाई हुई पूरियां तो जल गई। अब दोबारा आटा तो मैं नहीं लगाऊंगी, इसीलिए यही परोस दूंगी। सब्जी भी बन गई है, अब ठंडी शरबत का क्या बनाऊंगी? रुआवजा की बोतल से ही काम चला लेती हूँ। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट अवे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए, हाथों में हाथ थाम ले। ओए डांस पे चांस मार ले, ओ कुड़िए डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिए। नाचते नाचते बहू
रुआवजा में चीनी की जगह नमक मिला देती है। ओ माय गॉड, गर्मी से तो मेरा हाल बुरा हो गया। जितना खाना बना था बन गया पहली रसोई का। अब मैं तो चली अपने कमरे में। वहीं दूसरी बहू का सब्जी चूल्हे से उतारते समय हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, आज क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार हाथ जल रहा है। वहीं दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना सास के सामने रखती हैं। बड़ी बहू का जला हुआ खाना खाकर सास थूक देती है। ची 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 बहू, ये तूने क्या किया? जलने के बाद भी मैंने तेरा खाना खाया। मुझे नहीं पता था तू अपनी पहली रसोई में इतना बेकार खाना बनाएगी, जबकि तेरी रसोई में माइक्रोवेव, ग्रिल, 4 बर्नर का गैस, मिक्सर, जूसर सब कुछ है। अरे राम रे, गर्मी के शरबत को भी बहू तुमने खराब कर दिया। इसमें नमक कौन डालता है? क्या तुम्हें चीनी और नमक का भी अंदाजा नहीं है? खाना खाते ही कमी निकालना शुरू कर दिया ना आप लोगों ने। मैंने बोला था कि मुझसे पहले रसोई का खाना मत बनवाओ। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। एक तो गर्मी से बुरा हाल हो गया रसोई में खाना बना बनाकर, उसमें भी ड्रामे। ये कहकर नताशा चली जाती है और अपने पति की भी नहीं सुनती। तभी माँ जी, पापा जी, आप चारों में से किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा, रायता, चावल, पूरी, सत्तू का शरबत बनाया है, खाकर देखिए ना। खाना खाते ही घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। मानना पड़ेगा बहू, इतनी गर्मी में तुमने चूल्हे पर, वो भी इन 4 चीजों से बढ़िया खाना बना दिया। सच में कविता, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुमने तो भाभी को भी फेल कर दिया। ये तो बिल्कुल सही कहा राजन बेटा। बहू, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना गर्मी में खाना बनाने में, और लकड़ियां भी तुम ढूंढ कर लाई हो। हाँ पापा जी, थोड़ी परेशानी हुई, हाथ भी जला, पर अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुनो, बहू को पुश्तैनी कंगना भी दे देना। उसकी पहली रसोई का तोहफा है ये हमारी तरफ से। नहीं, ये पुश्तैनी कंगन इस गरीब को नहीं देना चाहिए हमें। मैं कुछ और दिन ठहरना चाहती हूँ इस चीज के लिए। कल्याणी, तुम्हें खाना अच्छा लग रहा था फिर? कल्याणी किशन की बात का जवाब दिए बिना ही चली जाती है। फिर उसका पति ही उसके जख्म पर मरहम लगाता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन गर्मी से परेशान गरीब बहू कहती है, माँ जी, गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने से बार बार हाथ जल जाता है। अगर मैं दिन में ही रात का भी खाना बना दूं तो सही रहेगा। नहीं, दोनों टाइम का खाना दोनों टाइम ही बनेगा। गर्मी में अमीर बहू घर में कोई काम नहीं करती और अपने एसी वाले कमरे में पड़ी रहती है, जबकि गरीब बहू सास ससुर का पसंदीदा खाना चूल्हे पर बना बनाकर दोनों टाइम खिलाती हैं, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है और गर्मी से हमेशा पसीने में भीगी रहती है। लेकिन अमीर बहू सास के हर काम में नाक सिकोड़ दिया करती थी। एक दिन गरीब बहू पसीने में लथपथ चूल्हे पर बैंगन का भरता, लिट्टी चोखा बनाकर घर वालों को खिलाती है। खाने के चक्कर में सास गरीब बहू की तारीफ कर बैठती है। वाह बहू, क्या खाना है, रोज रोज अपने हाथ का खाना खिलाकर हमारी आदत मत बिगाड़ देना। और तू चूल्हे पर बहुत अच्छा खाना बनाती है, गर्मी में परेशानी भी होती है ना। हाँ माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने की बात ही कुछ और है। मैं तो शादी से पहले भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बहू, तेरी देवरानी को सब कुछ आता है। तू कब इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाएगी, जबकि तेरे को इतनी अच्छी रसोई दे रखी है। अच्छा ऐसा कर, हम सबके लिए कढ़ी चावल ही बना दे, ये तो आसान है। मैं क्यों बनाऊं? मुझे कढ़ी चावल बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे फालतू काम आप अपनी गरीब बहू से ही करवाओ। मैं शादी करके यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। गर्मी के मारे मेरा दम निकल रहा है और आपके नाटक ही खत्म नहीं होते। रसोई में एसी भी नहीं है। बहू, तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? मुंह से और कैसे? ये कहकर नताशा फिर चली जाती है और अगले दिन गर्मी में खाना बनाते वक्त उसका हाथ कढ़ाई के खौलते तेल से जल जाता है। ये देख सभी घर वालों को चिंता होती है और वो फटाफट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तब डॉक्टर, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। देखिए कितना हाथ जल चुका है। बेहतर होगा आप कुछ दिन आराम करें और ठंडक में रहें। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहू, अब से तू बाहर खाना नहीं बनाएगी, रसोई में ही बनाएगी, लेकिन फिलहाल रेस्ट करेगी। बड़ी बहू, तुझे अभी भी कुछ शर्म आ रही है या नहीं? धीरे धीरे ही सही, लेकिन खाना बनाना सीख ले। देख तेरी देवरानी की क्या हालत हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। कविता, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझे खाना बनाना जरूर सिखाना। हाँ दीदी। इस तरह गरीब बहू घर में कुछ दिन आराम करती है और ठीक होने के बाद देवरानी जिठानी एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाकर खुश रहती हैं और अब उनकी रसोई में एसी भी लग जाता है।